Hello, class 9. Welcome back to our channel. Today we are going to do the second chapter of biology, tissues. I hope आपने फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे ये देखे होंगे एंड दे वर यूजफुल टू यू एंड मैं और ट्राई करूंगी कि थोड़ा सा मैं और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूं हर क्वेश्चन के साथ एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्लीज डू टेल मी इफ यू हैव एनी मोर सजेशंस. तो आप स्टार्ट करते हैं. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिए. ओके और कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें क्या इश्यूज हैं. अगर बेनिफिशियल है तो बताइए, अगर बेनिफिशियल नहीं है तो बताइए ताकि आई कैन इम्प्रोवाइज. ओके लेट अस स्टार्ट. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेम हम फॉलो कर रहे हैं जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था. सेम सीक्वेंस हम फॉलो करने वाले हैं. सो एमसीक्यू से स्टार्ट करें. The first question is the girth of stem increases due to. girth of stem increases due to. अब girth के बारे में बात करें तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको शायद girth का मतलब नहीं पता होगा. हालांकि आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स बट स्टिल girth मतलब द डायमीटर, चौड़ाई जो होती है ना, जो उसको girth बोलते हैं हम. कि कोई बहुत मोटा हो रहा तो कह रहे हैं वी योर girth इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो girth मीन्स चौड़ाई, डायमीटर इंक्रीज हो रहा है. सो मतलब रेडियली इंक्रीज जो हो रहा है स्टेम, तो radial increase in the girth of the stem or in the diameter of the stem refers to, it increases due to which meristem is responsible. तो यहाँ पे देखो एपिकल मेरिस्टम जो है वो एपेक्स पे होती है, एपिसिस पे होती है सब ब्रांचेस के, तो वो एपिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. लेटरल मेरिस्टम जो है वो कहाँ होती है, वो रेडियली प्रेजेंट होती है. तो दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्थ ऑफ द स्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टम नोड्स के बीच में होती है, मतलब इंटरनोड में प्रेजेंट होती है, तो वो इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाती है. वर्टिकल मेरिस्टम जो है वो एज सच आप उसको इंटरकैलरी मेरिस्टम भी कह सकते हो, अदरवाइज ये टर्म हमने एज सच वर्टिकल मेरिस्टम की तरह नहीं पढ़ी है. So the correct answer would be lateral meristem. Next, parenchyma cells are. अब देखो आपने जो सिंपल आपने जो टिश्यूज पढ़े हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है. टिश्यूज जो हैं वो क्या हैं, दो तरह के होते हैं प्लांट्स में, एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरे स्पेशलाइज्ड. मेरिस्टेमेटिक जो है वो सिंपली दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, है ना. जो सब्सटेंस होता है, जो मटेरियल इंक्रीज होता है वो उसकी वजह से होता है. जो सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं उनको हम स्पेशलाइज सेल्स बोलते हैं. अब उसमें भी दो तरीके के सेल्स होते हैं. एक होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो कि आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, है ना, सिंपल हैं. और दूसरे मतलब एक ही तरह के सेल से बने. जैसे पैरेन्काइमा है तो पैरेन्काइमा जो पूरा टिश्यू है वो एक ही तरह के सेल से बना है. कोलेनकाइमा एक ही तरह के सेल्स होते हैं. स्क्लेरेन्काइमा भी एक ही तरह के सेल्स होते हैं. फिर जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, वो आपके जाइलम फ्लोएम होते हैं. वो अलग अलग तरीके के टिश्यूज से बनते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ, मतलब यहाँ पे छोटा सा एक अगर फ्लो चार्ट बना के दिखा दूँ, इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है. टिश्यूज जो हैं वो दो तरह के हो गए. फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक, एक हो गया मेरिस्टेमेटिक और दूसरे हो गए आपके परमानेंट टिश्यूज, ठीक है. मेरिस्टेमेटिक में आप नई डिटेल्स पढ़ रहे हैं, बस मेरिस्टम्स पढ़ी हैं आपने, एपिकल, इंटरकैरियर, लेटरल. परमानेंट में आपने दो तरह के पढ़े हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है. अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आपने क्या पढ़ा है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आपने पढ़ा है पैरेन्काइमा. ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए. पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा. अगर आप लोग ढंग से पढ़ेंगे ना तो ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं. एक तो ये होता है ना कि इसमें प्लांट टिश्यूज में, फिर एनिमल टिश्यूज में, दैट इज वाई आई थिंक. सो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो सिंपल प्लांट टिश्यूज हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं. उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दो ही हैं, एक है हमारा जाइलम और दूसरा है फ्लोएम. तो आगे हम इनके डिटेल्स पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. अभी हम आगे बढ़ते हैं. तो पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, दे आर सिंपल अनस्पेशलाइज्ड सेल्स और उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं. थिक वॉल्ड एंड स्पेशलाइज्ड आगे होते हैं, जो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा की बात करेंगे हम. पैरेन्काइमा जो है वो दे आर रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड सेल्स. तो ये वाला जो इनका जो ऑप्शन है वो ये करेक्ट है. पैरेन्काइमा की वॉल्स में सिर्फ सेलुलोज होता है, ओनली सेलुलोज इज देयर. बाकी कोलेनकाइमा की जो वॉल्स होती हैं दे आर थिकेंड एट द कॉर्नर्स, और उसमें क्या होता है, पेक्टिन होता है. और जो आपके स्क्लेरेन्काइमा होते हैं दे आर ऑल राउंड थिकेंस, उनमें बहुत ज़्यादा एक सब्सटेंस जो है वो
स्टोर्ड होता है, उनकी वॉल्स को बहुत हार्ड बनाता है, वो क्या होता है, लिग्निन, ठीक है, दैट इज वाई वी कॉल देम लिग्निफाइड। ओके, नेक्स्ट इज द टिश्यू विच हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट्स टू फ्लोट इन वाटर। एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो लाइट होते हैं तभी तो फ्लोट करेंगे, तो ऐसा कौन सा टिश्यू है उनके अंदर जो कि उनको फ्लोटिंग में हेल्प करता है। अब देखो हमने पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा, तो पैरेन्काइमा की दो टाइप्स आपको पढ़ाई थी मैंने जब पढ़ाया था, तो कि वो पैरेन्काइमा या ऐसे पैरेन्काइमेटस सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनको हम बोल देते हैं क्लोरेन्काइमा। The parenchymatous cell having chlorophyll in their walls are known as chlorenchyma, ठीक है। नेक्स्ट इज एरेनकाइमा। एरेनकाइमा भी एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू की टाइप है जिसमें कि बहुत सारे एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, तो द टिश्यू विच हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट्स टू फ्लोट इन वाटर वुड बी एरेनकाइमा। योर ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि बहुत सारे एयर स्पेसेस हैं विच मेक द पैरेन्काइमा लाइट एंड इट फ्लोट्स, ठीक है। तो ये हो गया सीव ट्यूब, सीव एलिमेंट्स फ्लोएम के कंपोनेंट्स हैं। दी ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम, नेक्स्ट इज ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। अब देखो जाइलम फ्लोएम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो जाइलम फ्लोएम के 4 कंपोनेंट बताए थे, आपको याद होगा अगर मैंने आपको ये बोला था कि जाइलम में सिर्फ एक लिविंग होता है और फ्लोएम में सिर्फ एक डेड होता है। तो जाइलम में क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रकीट्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर्स। तो जो जाइलम सिर्फ जो फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज द जाइलम पैरेन्काइमा, दैट इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर्स, जिसमें से कि फर्स्ट 3 लिविंग है, ओनली फ्लोएम फाइबर्स आर डेड टिश्यूज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जाइलम में सिर्फ पहला वाला लिविंग होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, बाकी सब डेड होते हैं। फ्लोएम में जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो लिविंग होता है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स वो भी लिविंग है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स जो है वो डेड टिश्यू है। ओके, नेक्स्ट, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का फंक्शन कौन सा नहीं है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशंस, यस इट डज, क्योंकि आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि उसमें स्टोमा होता है, पोर्स होते हैं, तो वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प नहीं करता, कंडक्शन ऑफ वाटर में एपिडर्मिस का कोई रोल नहीं है, दैट इज डन थ्रू जाइलम के जो कंपोनेंट्स हैं, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन में एपिडर्मिस, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर स्टोमा प्रेजेंट होता है, तो स्टोमा जो है वो बेसिकली ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। नेक्स्ट, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर। जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हमारे, अब देखो ये एनिमल टिश्यूज का क्वेश्चन आ गया प्लांट टिश्यूज के बीच में, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब जो ट्रैकिया की बात कर रहे हैं, माउथ से लेकर ट्रैकिया और लंग्स, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है उनको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम सिलिया। इसमें तो आपको मेरे ख्याल से ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन है सिलिया, स्कोमस एपिथेलियम, म्यूकस, न्यूरॉन। तो सिलिया जो है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विच स्वीपिंग मूवमेंट, झाड़ू लगाते हैं ना जैसे, स्वीपिंग मूवमेंट करते हैं, और उसकी वजह से म्यूकस में जो वो हम इनहेल करते हैं एयर में जो भी डस्ट होती है, जो भी फॉरेन इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया होता है और कोई पार्टिकल्स होते हैं, दे आर ट्रैप्ड एंड स्वेप्ट आउट। मतलब ये झाड़ू की तरह काम करते हैं, इट स्वीप्स, ब्रूम की तरह काम करती है, इट स्वीप्स आउट दी जो भी पार्टिकल्स होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स वी कैन से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड फिल्स अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। अब देखो, रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड फिल्स अप द स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स के अंदर का स्पेस है या जो ऑर्गन्स के सराउंडिंग का स्पेस है वो भी एक टिश्यू फिलअप करता है, दैट इज नोन एज एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू जो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपको कि रिपेयर, और अब यहाँ पे आपको बोल रहे हैं रिपेयर और फिल अप द स्पेस इनसाइड, तो रिपेयर भी करनी है और स्पेस भी फिल करना है। आप देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, टेंडन, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर, कार्टिलेज। तो अब आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन देखो, हमारे जो एडिपोज टिश्यू भी दे रखा है, एरियोलर टिश्यू भी दे रखा है। एडिपोज टिश्यू जो है वो रिपेयर में हेल्प नहीं करता, इट सिंपली प्रोवाइड्स अ कंफर्ट जोन, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ऑर्गन्स के चारों ओर प्रेजेंट होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, वार्मथ जनरेट करता है ना, और फैट तो क्रिएट करता ही है। तो एडिपोज टिश्यू नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा एरियोलर टिश्यू, क्योंकि एरियोलर टिश्यू जो है बेसिकली वो पैकिंग टिश्यू की तरह यूज होता है, रिपेयर भी करता है। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम स्टोरिंग फैट ग्लोब्यूल्स, अब जो हमारा एडिपोज टिश्यू है वो फ्लैट ग्लोब्यूल्स स्टोर करता है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन, फैट स्टोर कर रहा है, उसके अलावा और क्या करता है एडिपोज टिश्यू, देखो एडिपोज टिश्यू के फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फैट स्टोर करता है, और क्या करता है, हीट
हीट को ट्रैप करके रखता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, ना तो बाहर की हीट अंदर आने देता है, ना अंदर की हीट बाहर जाने देता है. तो इट एक्ट्स as a muscle, cartilage covering tissue or an insulator, so it acts as an insulator. नेक्स्ट, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज कहाँ नहीं होती है? ऑप्शंस देखिए, नोज, ईयर, नोज में कार्टिलेज होती है, ये कार्टिलेज है, ठीक है. ईयर में ये जो आपका हार्ड वाला पोर्शन होता है ईयर का, ये जो हार्ड वाला पोर्शन होता है ना जिससे ईयर को आपको शेप मिलती है, ये भी कार्टिलेज है. आपके लैरिंक्स में सी शेप्ड कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती है ना, सी शेप्ड रिंग्स हैं इस तरीके से, एक ऐसे जैसे लैरिंग्स होता है ना, तो उसके दोनों तरफ ना ऐसे सी शेप रिंग्स होती है, एक इस तरफ से आती है, एक पीछे से घूम के आती है, तो इस तरीके से इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं सी शेप्ड. तो ये भी किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है, लैरिंग्स का सपोर्ट करती हैं. तो हमारा जो किडनी है, किडनी में कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी किडनी. इसको ना आप इस तरीके से मत लीजिए कि सिर्फ क्वेश्चंस करा रही है मैम तो हम ओवरलुक कर सकते हैं, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन सम कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो. आई एम श्योर अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा, और एग्ज़ाम में आपके मेरे ख्याल से इसमें से 60% क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब 60% जो आपका एग्ज़ाम होगा वो इसमें से कवर हो जाएगा, इसमें से 100%. आप देखना ये वाली चीज़ में आपको, आप जब एग्ज़ाम हो जाए आप यू कैन चेक इट आउट, टैली कर सकते हो, आपकी 70% जो आएगा आपके एग्जाम में वो इसी में से आएगा. तो आप इसको अगर ढंग से कर लेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. चलिए, कार्डियक इज अ टर्म रिलेटेड टू द, कार्डियक वर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है? अब देखो बायो में ना बहुत सारी कुछ ऐसी, इसको मैं इरेज कर दूँ, कुछ टर्म्स होती हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं बताती हूँ. एक्चुअली ना ऐसे ये बुक्स में नहीं दे रखी होती कहीं कि हम सोचें कि बुक में ऐसे कहीं लाइन में बना के दे रखी होंगी कि इन पॉइंट्स को याद कर लो, वो नहीं दे रखी होती. तो हमें अपने आप ही ध्यान रखना है. जैसे आपको पूछे कि कार्डियक इज अ टर्म रिलेटेड टू, तो जब भी आप कार्डियक वर्ड सुनो तो इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट, हार्ट से रिलेटेड है ये कार्डियक वर्ड. अब जैसे अगर आपको मैं कहूँ हिपैटिक, अगर आपको कहीं हिपैटिक वर्ड पढ़ने को सुनने को मिल रहा है तो वो किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू योर लिवर. अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व्स या क्रेनियम या ऐसी कुछ बात करें तो दैट इज़ रिलेटेड टू योर ब्रेन. अगर हम बात करें और कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं, रीनल, अगर हम बात करें कुछ कहीं भी आपको सुनाई देता है या हम बायो में रेफर करें कि रीनल, रीनल ये है, रीनल वो है, रीनल ब्लड वेसल्स हैं, तो रीनल ऑलवेज रेफर्स टू योर किडनीज, है ना, इट रेफर्स टू योर किडनी. और क्या क्या हो सकते हैं? कार्डियक हार्ट का हो गया, हेपैटिक हो गया, रीनल हो गया. गैस्ट्रिक की बात करें तो गैस्ट्रिक रेफर्स टू योर स्टमक. गैस्ट्रिक का मतलब हो गया कि स्टमक की बात हो रही है, एनीथिंग रिलेटेड टू गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है. तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए. और भी हैं जैसे मुझे ध्यान नहीं आ रही है अभी एज सच, और याद आएंगी तो मैं आपको बता दूंगी. ओके, सो नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन. साइटोन से जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? देखो साइटोन जो है, साइटोन होता क्या है? आपका जो नर्व सेल है, नर्व सेल का ये सपोज डायग्राम है, तो एक जो है ये इसके, ये डेंड्राइट एक्सटेंड करता है ना, ये इसके सारे डेंड्राइट्स हो गए. आपको ध्यान है, नर्व सेल का डायग्राम जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं कई बार बच्चों को बताती हूँ, लेबलिंग के लिए आता है, ये बनाने के लिए भी आ सकता है. ये न्यूक्लियस हो गया. तो ये क्या है? ये वाला जो रीजन है ये पूरा ना सेल बॉडी या साइटोन कहलाती है, इसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है. और उसके अंदर से ये जो निकल रहे हैं ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं? डेंड्राइट्स हैं, डेंड्रॉन्स हैं या डेंड्राइट्स, कुछ भी कह सकते हैं आप इनको. और एक डेंड्राइट जो बहुत लंबा हो जाता है, एक्सटेंड करता है, उसको हम बोल देते हैं एक्सॉन. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन. साइटोन में से जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, मतलब किन की बात हो रही है? इन प्रोजेक्शंस की बात हो रही है. इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम डेंड्राइट्स. तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस दे रखे हैं, एक्सॉन, डेंड्रॉन्स, सिलिया या फ्लैजेला. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डेंड्रॉन्स. आंसर जो ऑप्शन बी है दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके, सो ये MCQs हो गए. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सूटेबल वर्ड्स. वर्ड्स आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट फिल करने हैं. यहाँ पे जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, नेम द फॉलोइंग या फिलअप्स, तो यहाँ पे जब आपको एक ही टर्म लिखनी है, एक ही वर्ड लिखने को बोला है, तो अगर आप उसकी स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो आपके मार्क्स विल बी डिडक्टेड.
यूजुअली साइंस में हम स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स कट नहीं करते हैं, ग्रामेटिकल एरर के मार्क्स कट नहीं करते हैं अनलेस उसका मीनिंग चेंज हो रहा हो, ठीक है। इंग्लिश की तरह चेक नहीं होता साइंस का पेपर। लेकिन अगर आप ये देखो कि यहाँ पे जो चीज़ पूछी गई है, सपोज 1 मार्क का 1 वर्ड है और आपने उसकी स्पेलिंग रॉन्ग कर दी, तो यू गेट हाफ मार्क्स। स्पेलिंग कटेगी अगर स्पेसिफिकली वही टर्म पूछी गई है और उस टर्म की स्पेलिंग आपने रॉन्ग कर दी, देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। जैसे कि यहाँ पे अब एक वर्ड लिखना है आपको फिलअप्स है। So the first is the plant tissue which is found in growth regions is called। अब growing region में जो plant tissue आपका होता है, जो present होता है, उस tissue को क्या बोलते हैं? तो उस tissue को हम क्या बोलते हैं? We call it meristematic tissue। okay? ऐसे tissue को हम बोलते हैं meristematic tissues। Next, the plant tissues containing a single type of cells। एक ही तरह का सेल हो, उसमें दूसरा कोई सेल प्रेजेंट ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सिंपल परमानेंट टिश्यूज। जैसे कि हमारे पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो सिंपल टिश्यूज बोल दीजिए या फिर आप बोल दीजिए सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ओके, नेक्स्ट इज टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। डैश टिश्यू, तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते थे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसकी एग्जांपल हो गए जाइलम एंड फ्लोएम, जिनमें 4 तरीके के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, डैश कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। वाटर और मिनरल के कंडक्शन के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? इट इज जाइलम। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल। नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है जाइलम में कभी भी फ्लो जो होता है, इट इज यूनिडायरेक्शनल, ऑलवेज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। नेक्स्ट, डैश कंडक्ट्स फूड मटेरियल्स इन प्लांट्स। अब फूड मटेरियल कौन कंडक्ट करता है? फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल कंडक्ट करता है। इसकी जो डायरेक्शन है ये बोथ वेज हो सकती है, जहाँ पे भी ग्रीन लीव्स प्रेजेंट है वहाँ से वो फूड मटेरियल, वहाँ पे फूड जनरेट होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, वहाँ से फूड मटेरियल कंडक्ट होगा बाकी सारे प्लांट को। तो लीव्स का क्लस्टर नीचे की तरफ भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। तो जहाँ पे भी लीव्स प्रेजेंट है वहाँ से वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगी बाकी पूरे प्लांट में, एंड दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल थ्रू द फ्लोएम कंपोनेंट्स दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर कंपोज्ड ऑफ। अब देखो स्टमक है और इंटेस्टाइन है, इन दोनों की लाइनिंग में ना कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि जूसेस सीक्रेट करते हैं, है ना। जैसे स्टमक में गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं, वो जूस सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे। और इंटेस्टाइन में भी जो सेल्स होते हैं वो सिक्रीशंस देते हैं। कैसे सिक्रीशंस होते हैं? एंजाइमेटिक, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से कि फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। तो इसमें कौन सी वाली एपिथेलियम है जो कि प्रेजेंट है? एपिथेलियम आपने पढ़ी, एपिथेलियम डिफरेंट टाइप्स की एपिथेलियम पढ़ी है आपने, है ना। मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि इसमें इस टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कौन से वाले सेल्स किस टिश्यू में प्रेजेंट है। आपको दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, या तो आपको एपिथेलियम का नाम दे देंगे, ये पूछेंगे कि कहाँ प्रेजेंट है, या फिर आपको टिश्यू का नाम दे देंगे और ये पूछेंगे, या ऑर्गन का नाम दे देंगे और ये पूछेंगे कि इसमें कौन से एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो दोनों तरीके से आपको उसको याद रखना है, ठीक है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो लंबे लंबे सेल्स होते हैं ना, इस तरीके के सेल्स होते हैं, ये साइड बाय साइड ऐसे अरेंज होते हैं, दे आर इन द शेप ऑफ लॉन्ग कॉलम्स। तो ये हो जाएंगे कहाँ गया? द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंपोज्ड ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। आप इसको बोल देंगे कॉलमनर, ठीक है। कॉलम का मतलब होता है पिलर। तो नेक्स्ट, डैश सेल्स आर थिकन बाय लिग्निन डेपोजिशन। अब कौन से सेल्स में लिग्निन की डेपोजिशन होती है? देखो स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं वो थिन फोल्ड होते हैं, उनमें सिर्फ सेलुलोज होता है। प्लांट्स के सारे सेल्स जो हैं वो सेलुलोज से बने, सेल वॉल में सेलुलोज होता ही होता है ना। तो पैरेन्काइमा जो होता है उसमें सिर्फ सेलुलोज होता है। उसके बाद जो कॉलनकाइमा होते हैं वो क्या होता है? दे आर थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। तो उनमें क्या होता है? उनमें कॉलनकाइमा में एक सब्सटेंस होता है दैट इज पेक्टिन, जिसकी वजह से दे आर थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं उनकी पूरी वॉल्स दे आर ऑल राउंड थिकन्ड, काफ़ी थिक वॉल्स होती हैं। वो पूछ रहे हैं कि कौन से सेल्स जो हैं दे आर थिकन्ड बाय लिग्निन डेपोजिशन। तो ये हैं हमारे जो स्क्लेरेन्काइमा जो है, स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल्स जो हैं दे आर
थिकेंड बाय लिग्निन डिपोजिशन। ठीक है, एक और डिपोजिशन होती है, तो पेक्टिन हो गई किसमें, कोलेनकाइमा में, कहाँ पे, कॉर्नर्स पे। स्क्लेरेनकाइमा में ऑल ओवर लिग्निन होता है। एक और होता है कंपाउंड दैट इज सुबेरिन। सुबेरिन की डिपोजिशन होती है जो कॉर्क सेल्स होते हैं ना उनमें होती है, तो उसकी वजह से सुबेरिन की वजह से जो कॉर्क सेल्स हैं दे बिकम इम्पर्वियस टू वाटर, मतलब वाटर को वाटर प्रूफ बना देते हैं प्लांट के पार्ट्स को। नहीं तो ऐसा होगा ना कि बारिश पड़ती जा रही तो प्लांट्स के अंदर पानी अब्जॉर्ब होता जाएगा, प्लांट्स तो फूल जाएंगे बारिश की वजह से एंड दे विल बर्स्ट। तो ऐसा नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता, प्लांट्स पानी को अब्जॉर्ब थोड़ी करते हैं, तो सिर्फ रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर से बारिश आ रही है तो प्लांट्स के सारे पार्ट्स ने, स्टेम ने, ब्रांचेस ने, लीव्स ने, सब ने पानी अब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि दे आर प्रोटेक्टेड बाय दिस वाटर प्रूफ लेयर दैट इज द सुबेरिन विच प्रिवेंट्स दिस। तो ये सुबेरिन एक और कंपाउंड है जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, कॉर्क सेल्स में। ओके, नेक्स्ट, डैश हैज नो ब्लड वेसल्स और नर्व्स। 8th वाला क्वेश्चन करें हम, डैश हैज नो ब्लड वेसल्स और नर्व्स। ब्लड वेसल्स और नर्व्स किस में नहीं होती हैं, तो हमने दो टिश्यूज पढ़े हैं हमारे, बोन और कार्टिलेज। बोन्स में तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, लेकिन जो कार्टिलेज है उसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती, कोई भी नर्व नहीं होती, इसलिए कार्टिलेज में प्रॉब्लम नहीं होती है इतनी। ठीक है, ब्लड इज मतलब इंजरी होती है तो ब्लड नहीं निकलता और दर्द नहीं होता क्योंकि उसमें नर्व्स ही नहीं है। ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लड किसका एग्जाम्पल है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है ब्लड। ओके, नेक्स्ट, एक्सॉन्स ऑफ डैश सेल्स आर वेरी लॉन्ग। एक्सॉन्स किसके बहुत लंबे होते हैं, नर्व सेल्स के। न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, नर्व सेल को आप न्यूरॉन भी बोल सकते हो। ओके, सो दिस इज डन। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आई हैव टोल्ड यू, आपके बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आता है ट्रू और फॉल्स बताइए, और अगर फॉल्स है, इनकरेक्ट है, तो उसको करेक्ट करके लिखिए। तो उस तरीके से आप हमेशा ट्रू और फॉल्स को अटेम्प्ट करिए। फर्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म एन ऑर्गन। नो, दिस इज एंटायरली फॉल्स। ऑर्गन फॉर्म नहीं करते हैं। व्हाट डू दे फॉर्म, a group of similar cells, they form a tissue. Next, parenchyma cells are thin walled. Yes, ये बात तो सही है। Lateral meristems are responsible for the increase in the diameter of the plant. Lateral meristem girth को increase करती है, diameter को increase करती है। Yes, true. Tracheids are broader than vessels. Tracheids और vessels दोनों xylem tissue का part हैं. They are one of the type of cells present in the xylem tissue. So tracheids are broader than vessels. No, this is false. Actually, vessels are broader than tracheids. Xylem fibers are living. फॉल्स। मैंने आपको बोला कि जाइलम में सिर्फ एक ही टिश्यू लिविंग होता है, दैट इज द जाइलम पैरेन्काइमा, है ना। उसके बाद जो उसकी बाकी सारी जो हैं ट्रैकीड्स हैं, फाइबर्स हैं और वेसल्स हैं, दे आर ऑल नॉन लिविंग। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया। नो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं होती है, क्योंकि ग्लैंडुलर एपिथेलियम वहाँ होगी जहाँ पे कि उसको कुछ सीक्रीट करना होगा, तो ये सीक्रीट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ये कहाँ पे होगी, आपके जो सिक्रेटरी जहाँ पे कि सिक्रीशन होता है ना, जैसे स्टमक हो गया या इंटेस्टाइन होगी, वहाँ पे प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इज फाउंड इन कॉर्निया एंड स्किन। यस, दिस इज ट्रू। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कॉर्निया में भी होती है, स्किन में भी होती है, प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है, द सेल्स ऑफ द एडिपोज टिश्यूज आर फिल्ड विद लिम्फ। अब एडिपोज टिश्यू जो है वो क्या होते हैं, फैट सेल्स होते हैं। आर दे फिल्ड विद लिम्फ? दिस इज एंटायरली फॉल्स। फैट सेल्स में लिम्फ नहीं होती। लिम्फ इज सराउंडिंग, सेल्स के सराउंडिंग में होती है, टिश्यू फ्लूइड की तरह प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, और लिम्फ जो है वो एक्चुअली जब सेल से बाहर निकल आता है तो टिश्यू फ्लूइड बनता है, अदरवाइज लिम्फ के लिए ना एक वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, वो उन्हीं में फ्लो करता है। और लिम्फ जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, मतलब पूरी बॉडी से कलेक्ट होके हार्ट में जाता है लिम्फ। ये आप क्लास 10 में पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में डिटेल्स। ठीक है, लिम्फ इज अ फ्लूइड सिमिलर टू ब्लड, कलरलेस होता है, उसमें सिर्फ WBCs होते हैं, और ब्लड जैसे हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर दोबारा हार्ट में जाता है, तो ब्लड का 2 वे फ्लो होता है। लेकिन लिम्फ जो है वो पूरी बॉडी से इकट्ठा होकर सिर्फ हार्ट में जाता है, वहाँ पे जाके वो ब्लड में मिल जाता है। तो एडिपोज टिश्यू जो है वो लिम्फ से फिल्ड अप नहीं है, फॉल्स। नेक्स्ट, कार्डियक मसल इज ब्रांच्ड। कार्डियक मसल इज ब्रांच, दैट इज ट्रू। आपने 3 तरह के मस्कुलर सेल्स पढ़े हैं, है ना। कौन कौन सी पढ़ी हैं, वॉलंटरी मसल्स या स्ट्रिएटेड मसल्स, और दूसरी पढ़ी है इनवॉलंटरी या स्मूथ मसल्स, और तीसरी पढ़ी है कार्डियक मसल्स। इसमें से सिर्फ कार्डियक मसल ब्रांच्ड होती हैं, बाकी दोनों ब्रांच्ड नहीं होती हैं।
ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। तो आपको मैचिंग करनी है, यहाँ पे दो कॉलम्स दे रखे हैं। फर्स्ट इज थिन वॉल्ड सेल्स। अब थिन वॉल्ड सेल्स देखिए किसके प्रेजेंट होंगे, थिन वॉल्ड सेल्स जो है यहाँ पे फ्लोएम जाइलम पैरेन्काइमा हो गए, पैरेन्काइमा के थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं। प्रेजेंट इन लीफ स्टॉक, लीफ स्टॉक में क्या प्रेजेंट होता है, कॉलनकाइमा प्रेजेंट होता है, तो ये हमें बिना ऑप्शन के भी पता होना चाहिए। लिग्निन डेपोजिशन, लिग्निन डेपोजिशन किस में होती है, स्क्लेरेनकाइमा में होती है, तो ये भी हम बिना ऑप्शन के बता सकते हैं। नेक्स्ट ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, जाइलम का पार्ट है, तो ये भी हम बिना ऑप्शन के बता सकते हैं कि भाई ट्रैकिड्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, जाइलम में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया, सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स कहाँ प्रेजेंट है, फ्लोएम का पार्ट है, दैट ऑल्सो वी आर डन। नेक्स्ट स्ट्रिएटेड मसल्स, अगेन मैचिंग है, स्ट्रिएटेड मसल्स, टेंडन, स्मूथ मसल्स, सिलेटेड एपिथेलियम, न्यूरॉन। स्ट्रिएटेड मसल्स जो हैं उनको हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं या स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। टेंडन जो है, टेंडन फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है। टेंडन किसको कनेक्ट करता है, मसल टू बोन, और लिगामेंट्स किसको कनेक्ट करते हैं, दो बोन्स को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्टमक में, ट्रैकिया में या एक्सोन में। तो स्मूथ मसल्स जो होती हैं हमारे, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये उन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं जिनके की फंक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक। नेक्स्ट इज सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होती है, जब भी हमने पढ़ा था पहले कि सिलिएटेड एपिथेलियम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो क्या करती है, वो प्रिवेंट करती है किसी भी अनवांटेड चीज़ को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने, मतलब लंग्स में जाने में अवॉइड करते हैं कि लंग्स में कोई इन्फेक्शियस एजेंट ना पहुंच जाए या कोई गंदगी ना पहुंचे। नेक्स्ट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है, आपका नर्व सेल होता है जिसके कि एक्सॉन और साइटोन दो पार्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट डिफाइन द टर्म टिश्यू। अभी हम 1 मार्क के क्वेश्चंस पे आ गए, डेफिनेशंस हैं, तो टिश्यू को डिफाइन करने को बोला है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। मतलब टिश्यू क्या हो गया कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेल्स जहाँ पे कि जो सेल्स प्रेजेंट है दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनकी शेप सेम होगी, स्ट्रक्चर सेम होगा, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको हम बोल देते हैं टिश्यू। जैसे कि एपिकल मेरिस्टम इन प्लांट्स, दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स, जहाँ भी एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगी उसका काम एक ही है कि प्लांट के उस एरिया की लेंथ को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये हो गया टिश्यू। नेम द टिश्यू प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट्स, चाहे एपेक्स ऑफ रूट्स हो या एपेक्स ऑफ शूट्स हो, दोनों जगह एपिकल मेरिस्टम ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। रूट्स एंड शूट्स दोनों में कौन सी मेरिस्टम प्रेजेंट होती है, एपिकल। विच पैरेन्काइमा सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये मैंने आपको बताया था कि पैरेन्काइमा दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो गया क्लोरेन्काइमा जो कि जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, दूसरा होता है एरेन्काइमा जिसमें कि क्या होता है, एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोल देते हैं एरेन्काइमा। ओके, नेक्स्ट मेंशन एनी वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इम्पार्टेड बाय कॉलनकाइमा टू द टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। कॉलनकाइमा क्या करता है, कॉलनकाइमा हेल्प्स द टिश्यू इन बेंडिंग, फ्लेक्सिबल टिश्यू है, मतलब स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है और उसको बेंड करने में भी हेल्प कर रहा है, तो इट अलाउज इजी बेंडिंग। मतलब अगर हमने स्टेम के किसी पार्ट को बेंड कर दिया, हवा तेज चल रही है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, हवा तेज चल रही है तो कोई ब्रांच मुड़ गई, थोड़ा सा टेंड्रल मुड़ गई, स्टेम मुड़ गया, तो वो इट विल नॉट ब्रेक ऑफ इजीली, है ना, मुड़ जाते फिर सीधे हो जाते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉलनकाइमा, फ्लेक्सिबल टिश्यू है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, नेम द टाइप ऑफ टिश्यू विच इज फुली डिफरेंशिएटेड, कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड जो होते हैं वो होते हैं परमानेंट टिश्यूज। अब यहाँ पे आपको डिफरेंशिएटेड का मतलब पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है कि टिश्यूज हैव बीन सेग्रीगेटेड इनटू ग्रुप्स एंड दे हैव बीन असाइंड स्पेसिफिक फंक्शंस टू परफॉर्म, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। मतलब कि आपने टिश्यूज को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उनको स्पेसिफिक फंक्शन दे दिए, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन, ठीक है। विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, लाइनिंग इन जो इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होती है, हमने कई बार पढ़ लिया, कॉलमनर एपिथेलियम या ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। नेम द पिगमेंट विच इम्पार्ट्स रेड कलर टू द रेड ब्लड सेल, जो हमारे आरबीसीज हैं ब्लड के अंदर उनको रेड कलर कैसे मिलता है, बिकॉज ऑफ द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमो
हाउ डज ब्लड हेल्प द बॉडी इन डिफेंस अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट्स? इन्फेक्शन के अगेंस्ट ब्लड हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करता है? बिकॉज उसमें WBCs प्रेजेंट होते हैं. WBCs का काम ही ये है कि दे फाइट अगेंस्ट माइक्रोब्स. इनके कितने टाइप के WBCs होते हैं? ग्रैनुलर और अग्रैनुलर, फिर उनकी फर्दर डिविजन्स होती हैं. तो बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं. वो सारी डिटेल्स आप क्लास 10 में पढ़ेंगे. तो मेन इनका काम होता है कि ये फॉरेन इन्फेक्शन से फाइट करते हैं. जो भी हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब्स या बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाएंगे, उनको ये किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. नेम द फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग टिश्यू इन एनिमल्स. एनिमल्स में ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि फ्लेक्सिबल है, सपोर्टिंग टिश्यू है? 2 टिश्यूज आपने पढ़े हैं, बोन और कार्टिलेज. बोन जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है ना. बोन तो आप ऐसे थोड़ी कि बोन को मोड़ोगे तो वो फ्लेक्सिबल है, नहीं, वो तो टूट जाएगी. सो कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल, बोन इज नॉट फ्लेक्सिबल. तो कार्टिलेज यहाँ पे आ जाएगा. विच टिश्यू जॉइंस बोन टू बोन एंड बोन टू मसल्स? मैंने आपको बोला है, एक याद रख लीजिए, BTM. BTM मतलब बोन टू मसल, और यहाँ पे T स्टैंड्स फॉर टेंडन ऑल्सो. जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये बोला था, आप BTM याद रख लीजिए. तो BTM मीन्स, BTM के बच्चों के और भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. आई नो, आई एम नॉट स्पीकिंग हियर ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म. तो BTM आप याद रख लीजिए, और उसका मतलब टेंडन. यहाँ पे उसका मतलब है टेंडन. ठीक है. तो बोन टू मसल को कौन कनेक्ट कर रहा है? टेंडन. तो इसका मतलब बोन टू बोन मतलब 2 बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? लिगामेंट. ठीक है. लिगामेंट बोन्स और बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और बोन्स और मसल्स के बीच में टेंडन प्रेजेंट होता है. व्हाट इज द फीचर ऑफ मस्कुलर टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू का फीचर क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू का फीचर क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि दे पजेस द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. एक्सपैंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपैंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी हमारे बॉडी के मूवमेंट्स बहुत ईजी हो जाते हैं. सो मस्कुलर टिश्यूज़ का मेन जो उनकी USP है वो क्या है कि दे कैन एक्सपैंड एंड दे कैन कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, लिस्ट द टिश्यूज फाउंड इन द ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट में कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? भाई, एक तो कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं, दूसरा नर्वस टिश्यू होते हैं. ठीक है. नर्वस टिश्यू एंड कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट. नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्ट्स आर फाउंड इन न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स में कितने पार्ट होते हैं? एक तो होता है उसके साइटोन, जो मेन सेल बॉडी है. मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना, साइटोन हो गया. उसमें से छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकलते हैं. देखो, ये जो है ना, ये मेन साइटोन हो गया. ये वाला जो पोर्शन है, ये जो डॉटेड डॉटेड है, ये हो गया साइटोन. अब इसमें से ये छोटे छोटे से जो ये ऐसे रूट लाइक ब्रांचिंग निकलती है ना, इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोल देते हैं डेंड्राइट्स. ठीक है. तो ये हो गए डेंड्राइट्स. और ये जो लंबा सा ये निकला है इसमें से, ये डायग्राम बहुत सुंदर, बट इट्स एनी हाउ, आपको समझ में तो आ रहा है ना. तो ये क्या हो गया? जो ग्रीन वाला है ये हो गया एक्सॉन. एक डेंड्रॉन जो है वो एक्सटेंड करता है, एंड दैट इज नोन एज एक्सॉन. अच्छा, एक और चीज़, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, डेंड्राइट्स जो हैं, इनका काम क्या है? दे रिसीव द इम्पल्स. ये इम्पल्स रिसीव करके साइटोन में पहुंचा रहे हैं, और फिर साइटोन उस एक्सॉन के थ्रू, एक्सॉन एंडिंग्स के थ्रू क्या करता है? उसको आगे फर्दर भेजता है. मतलब कि डेंड्रॉन्स रिसीव कर रहे हैं, एक्सॉन उसको भेज रहा है. इट इज सेंडिंग द इम्पल्स. ये ध्यान रखिएगा. ओके, अब हम आ गए 2 मार्क्स क्वेश्चंस पे. इसमें पहला क्या है? हाउ डज सिंपल परमानेंट टिश्यू डिफर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो यही है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स, वेयर एज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. और दूसरे में आप उनकी एग्जाम्पल दे सकते हैं. ठीक है. सिंपल के एग्जाम्पल हो गए पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल हो गए जाइलम एंड फ्लोएम. नेक्स्ट, नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट. पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है. उसके जो सेल्स वॉल्स होते हैं वो बड़ी थिन सेल वॉल्स होती हैं. इट इज़ बेसिकली यूज्ड एज पैकिंग टिश्यू. जहाँ पे कुछ नहीं है ना, वहाँ पे पैरेन्काइमा भर देते हैं, मतलब प्लांट्स टिश्यूज में. सो इट इज़ प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पिथ एंड रूट्स. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स. है ना, उसमें मीजोफिल में आपने पढ़े हैं ना, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पैलिसेड पैरेन्काइमा, दोनों 2 तरह के पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं वहाँ. अब हाउ डज कॉर्क? कॉर्क क्या है? वो सुबेरिन की, जो मैंने आपको बताया ना, सुबेरिन की एक लेयर होती है कॉर्क के अंदर, जो कि उसको वाटर प्रूफ बनाती है. तो कॉर्क जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे एक्ट करता है? एक तो ये ना, इसकी जो लेयर्स होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, काफ़ी लेयर थिकड होता है, ये काफ़ी मल्टी लेयर्ड होता है. एंड द सेल्स ऑफ
दे आर डेड सेल्स. कॉर्क के सेल्स होते हैं डेड सेल्स होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस. दे हैव अ केमिकल कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स. इट मेक्स देम impervious to gases and water and protects the underlying tissues from desiccation, dryness. water नहीं निकलने देता tissues के अंदर से. So it renders them impervious both to gases and water. So it basically protects. Protection का function है कॉर्क का. आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले रॉबर्ट कुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो कॉर्क सेल्स में ही डिस्कवर किया था. नेक्स्ट, वाटर hyacinth फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस. एक्सप्लेन. अब वाटर hyacinth जो है इट इज़ एन एक्वेटिक प्लांट, वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता है. क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि उसके अंदर एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है. मतलब पैरेनकाइमेटस टिश्यू विद अ लॉट ऑफ एयर स्पेसेस इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज एरेनकाइमा. सो एरेनकाइमा इज प्रेजेंट इन द swollen petiole of water hyacinth which encloses a lot of air and makes the plant lighter than water so that it is able to float on the surface of water. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. अब जो एपिथेलियल टिश्यू है वो ऑब्वियसली एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है. एपिथेलियम कहाँ होती है? इट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ मोस्ट क्या ऑल द टिश्यूज है ना. उसके ऊपर एक और लेयर हो सकती है क्यूटिकल की, अदरवाइज इट इज द आउटरमोस्ट लेयर. तो इसके सेल्स जो होते हैं दे आर फ्लैट, इरेगुलर, क्यूबॉइडल एट्सेट्रा. मतलब फ्लैट भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं, क्यूब शेप में भी हो सकते हैं. एंड दे आर प्लेस्ड कॉम्पैक्टली विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस. भाई सबसे बाहर वाली जो लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर है, तो उसके सेल्स में अगर गैप आएगा तो क्या होगा? फिर तो बाहर से कोई भी चीज़ घुस के चली आएगी. तो वो वाली जो सेल्स हैं दे आर कॉम्पैक्टली क्लोजली पैक्ड होते हैं. जो फोर्ट की बाहर की वॉल होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, सेम वे. So without any intercellular space, they are of different types like squamous epithelial cells, columnar epithelial cells, cuboidal epithelial cells. Functions क्या क्या perform करते हैं? Variety of functions. क्या क्या? सबसे important हो गया protection. फिर absorption भी करते हैं. ऐसे किसी organ में present होंगे जहाँ पे absorption की जरूरत है तो absorption भी करेंगे. जैसे कि हमारे digestive system intestine में present होंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे? digestive juices को तो secrete करेंगे और जो digested material है उसको absorb करेंगे, है ना. सीक्रीशन करेंगे किसका? हार्मोन्स का, या जो भी केमिकल सीक्रेट हो रहे हैं एलिमिनेट करेंगे किसी वेस्ट को. तो ये सारे फंक्शंस जो है एपिथेलियम परफॉर्म करती है. ये ज़रूरी नहीं कि एक जगह की एपिथेलियल टिश्यू ये सारे फंक्शन परफॉर्म करे. अलग अलग जहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिस टिश्यू में जहाँ पे एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होता है उस टिश्यू का जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है उसके हिसाब से वहाँ के एपिथेलियल सेल्स उस हिसाब से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ओके, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग विद वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर. अब आपको दो नाम दे रखे हैं. एक है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के एग्जाम्पल है ना. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के दो एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में आप किसी का भी एक का नाम बता दीजिए, उनका कोई फीचर बता दीजिए. टेंडन जो है मैंने बताया MTB, मसल टू बोन टेंडन कनेक्ट करता है. दे आर स्ट्रॉन्ग विद लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, नहीं तो मसल जो है वो बोन से हट जाएगी, निकल जाएगी, लूज हो जाएगी. सो दे हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट इज फ्लूइड टिश्यू का नाम बताइए. अब फ्लूइड टिश्यू आपने पढ़े हैं, ब्लड पढ़ा है, लिम्फ पढ़ा है, तो दोनों में से कोई भी एक बोल दीजिए. लिम्फ बोलेंगे तो इट इज़ फिल्टर्ड कलरलेस ब्लड प्लाज्मा जिसमें कि WBCs प्रेजेंट होते हैं. ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेज टू एंड फ्रॉम इंटरस्टिशियल टिश्यूज एंड ऑल्सो फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस. ब्लड बोलेंगे तो ब्लड में आप बोल लीजिए इट हैज़ RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स. ये हमारे जो गैसेज हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, मेटाबोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है. रेस्पिरेटरी गैसेज, मेटाबोलाइट्स, वेस्ट मटेरियल सब कुछ ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है. हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करता है. तो कोई भी एक फंक्शन ब्लड का लिख सकते हैं अगर आप ब्लड मेंशन करेंगे तो. नेक्स्ट, राइट टू लोकेशंस ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टिश्यूज. अब ये दो एनिमल टिश्यू दे रखे हैं, इनकी लोकेशन पूछिए आपसे. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स. स्क्वामस मैंने जब पढ़ाया था तब बताया था कि स्क्वामस मीन स्क्वैश्ड, जो कि बिल्कुल स्क्वैशिंग का मतलब समझते हो, ऐसे किसी को स्क्वैश करना मतलब उसका कचूमर निकालना, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल पिचका देना, दैट इज स्क्वैश. स्क्वैश बनाते हैं ना फ्रूट्स का, तो क्या करते हैं फ्रूट्स का पल्प बना देते हैं ना, तो दैट इज स्क्वैशिंग. तो स्क्वामस एपिथेलियल सेल जो मतलब स्क्वैश्ड है मतलब पिचके हुए हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन दी ईसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ. नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल, जो कि क्यूब की शेप के हैं, तो क्यूबॉइडल जो प्रेजेंट है किडनी ट्यूब्यूल्स, सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ये एग्जाम्पल जरूर लर्न करिएगा, एक ना एक एग्जाम में आता ही आता है. नेक्स्ट, मेंशन द फंक्शन ऑफ सेंसरी एपिथेलियम एंड गिव एग्जांपल ऑफ इट्स लोकेशन. सेंसरी एपिथेलियम कहाँ होगी? सेंस ऑर्गन में कहीं कहीं होगी. उसका काम क्या है? स्टिमुलस को परसीव करना, बाहर के एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी स्टिमुलस मिल रहा है उसको परसीव करे, रिसीव करे और नर्वस टिश्यू को ट्रांसफर करे. तो दे कैन बी फाउंड इन हमारे ऑब्वियसली सेंस ऑर्गन में होगी. तो कहाँ होगी? नेजल पैसेज में, रेटिना ऑफ द आई एट्सेट्रा.
नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। अब हम वापस आ गए एरियोलर टिश्यू पे। अब एरियोलर टिश्यू क्या था, उसके फंक्शन क्या है, देखो पैकिंग टिश्यू की तरह एक्ट करता है। पहली चीज, इट फिल्स अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, दस एक्ट्स एज अ पैकिंग टिश्यू बिटवीन द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के अंदर, ऑर्गन्स के बाहर जहाँ खाली स्पेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन इट ऑल्सो सपोर्ट्स मेनी डेलिकेट ऑर्गन्स इन द बॉडी एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज। ये हो गया आपका एरियोलर टिश्यू। एरियोलर और एडिपोज के फंक्शन सिमिलर होते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ कनेक्टिव टिश्यू इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट क्यों है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के बीच में ना इसकी जो सेल्स होते हैं दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स बिटवीन देम। मतलब मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि हम कनेक्टिव टिश्यू की बात क्या करें, बोन है हमारा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो ब्लड है और लिम्फ है, तो उसमें भी मैट्रिक्स होती है ना, दैट वे। ओके, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन एंड कार्टिलेज का स्ट्रक्चर इन्होंने बोला है कि पेज नंबर 20, ये आपको इससे कोई मतलब नहीं है। बोन एंड कार्टिलेज का स्ट्रक्चर जो है वो आप डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है आपकी 9th क्लास में, 10th क्लास में आप डिटेल में पढ़ेंगे बोन और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंसेस और उनका स्ट्रक्चर। तो अभी आप बस इतना कर लीजिए, जो आपकी बुक में दे रखा है ना कि बोन जो होती है क्या क्या डिफरेंस है वो कर लीजिए। कि बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, नॉन फ्लेक्सिबल है, इट हैज़ गॉट ब्लड वेसल्स, इट हैज़ गॉट नर्व सेल्स, नर्व वेसल्स में नर्व्स होती है ना, तो इसीलिए फील होती है। हमें बोन में चोट लगती है तो हमें फील होती है। कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज इज मच मोर फ्लेक्सिबल, और उसके अंदर ना तो कोई नर्व एंडिंग्स होती हैं ना कोई ब्लड वेसल होती है, ठीक है। तो ये हो गए। अब नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइप्ड मसल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइप्ड मसल्स। स्ट्राइप्ड मसल्स कौन सी होती हैं आपकी, जो कि वॉलेंट्री होती हैं, और क्या बोलते हैं उनको हम, स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। तो उनका क्या है स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें इतना डिटेल है वो नहीं करना, जो मैं बोलूँगी वही करना है, ठीक है। द स्ट्राइप्ड मसल सेल इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। मेम्ब्रेन के जो बाहर, सॉरी मसल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। मेम्ब्रेन्स का नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो आती जाती है। मैं ट्राई करूँगी कि एक बार ना, जैसे ऐसे नेम्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनको कहीं कलेक्ट करके आपको दे दूंगी कि ये आप ऐसे कर लीजिए। अच्छा, 9th क्लास का पूरा सिलेबस ऐप में लोडेड है। इट इज़ नॉट फ्री, नो लॉन्गर फ्री, इट वॉज फ्री लास्ट ईयर, इट इज़ नो लॉन्गर फ्री। तो अगर आपको, लेकिन बहुत बहुत रीजनेबल कॉस्ट है रियली, एंड इट इज़ अवेलेबल फॉर द होल ईयर। मतलब वन टाइम पेमेंट है, पूरे साल आपके पास रहेगा वो सिलेबस, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, असाइनमेंट्स दे रखे हैं, एनिमेशंस दे रखे हैं, वीडियो लेक्चर्स तो है ही हैं, और बहुत सारी और भी सॉल्यूशंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। अगर आप वो कर लेंगे और ये कर लेंगे तो आपके 100% मार्क्स आना गारंटी है, ठीक है। मतलब इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो दीज आर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये एक्चुअली शॉर्ट में है कि पूरे क्वेश्चन जिस डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, सार्कोलेमा, द मायोफाइब्रल्स प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्म शोज ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क। मतलब जो ये मसल्स होती है, स्ट्राइप्ड मसल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको इसमें स्ट्राइप्स नजर आते हैं, लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स नजर आते हैं, बैंड्स नजर आते हैं। डार्क बैंड्स को हम ए बैंड बोलते हैं, लाइट बैंड्स को आई बैंड बोलते हैं, ठीक है। लाइट बैंड्स और आई बैंड्स, और इनके बीच में जो डार्क लाइन रीजन होता है उसको बोलते हैं सार्कोमीर। इट इज़ द फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ मसल। तो आप बस इसमें इतना कर लीजिए कि स्ट्राइप्ड मसल जो होती हैं इनके रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं ये मस्कुलर सेल्स। दे आर वॉलेंट्री मसल्स है ना, अपने हमारी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं हम इनको, हमारी विल के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दे हैव ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क। इतना आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं। व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होती हैं ये कैसी होती हैं, ये भी रेक्टेंगुलर होती हैं, बट दीज आर ब्रांच्ड मसल्स एंड दे आर मतलब यूनी न्यूक्लिएट, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि ये जो हमारी स्ट्राइप्ड मसल्स हैं इनमें मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएट थी ये। These are cardiac muscles are involuntary muscles present in the heart. They help in rhythmic contraction and relaxation of the heart. This means that the pumping of blood through heart results from the continuous relaxation and contraction of cardiac muscles. कार्डियक मसल्स वही मसल्स होती हैं जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, उन्हीं मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। और कार्डियक मसल्स और कहीं नहीं, एक्सक्लूसिवली, मतलब कि जो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स कहाँ पे, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, ऑब्वियसली उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है स्मूथ मसल से, उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। दे आर यूनी न्यूक्लिएट होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, नेम टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट इन न्यूरॉन. न्यूरॉन में दो तरह की प्रोसेसेस कौन सी होती हैं? एक तो हो गई जो कि न्यूरॉन के साइटोन से निकलती है, छोटी छोटी बहुत सारी रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स. दे कैरी इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी. मतलब सेल बॉडी को हम और क्या बोलते हैं? सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज साइटोन. तो सब जगह से इम्पल्स कलेक्ट करके साइटोन में पोर करते हैं, तो वो डेंड्राइट्स का काम है. और दूसरी जो है एक्सॉन, एक डेंड्रॉन जो लंबा निकलता है सबसे, वो उसको हम बोलते हैं एक्सॉन. उसके जब एक्सॉन एंड होता है तो एक्सॉन एंडिंग्स होती है, नर्व एंडिंग्स होती हैं. दे फर्दर this transmit the impulse to other neurons. तो axon जो है they carry impulse away from the cyton or the cell body, and where the dendrites जो है वो receive करते हैं impulse and they send it to the cell body or cyton. Okay, how will you compare blood of animals and vascular tissue of plants? Are they similar? Yes. अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे, हाँ आपको बोला है कंपेयर. एक चीज ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में अगर आ रहा है कि राइट सिमिलैरिटीज बिटवीन टू सर्टेन टू थिंग्स या टू सर्टेन थिंग्स, आप सिमिलैरिटीज लिख देंगे. आपको बोले कि डिफरेंसेस लिखिए इसके और इसके बीच में, तो आप डिफरेंस लिख देंगे. लेकिन यहाँ पे आपको बोला है कंपेयर करिए. जब वर्ड आ जाए कंपेयर करने में आपको सिमिलैरिटीज भी लिखनी है और डिफरेंसेस भी लिखने हैं, दोनों चीज लिखनी होती है कंपेयर करने में, ये ध्यान रखना. Wherever the word compare is mentioned, that means you have to write the similarities as well as the differences. तो आपको बोला है कि अब एनिमल के ब्लड में और जो प्लांट्स हैं उनके वैस्कुलर टिश्यू में क्या सिमिलैरिटी होती है और क्या डिससिमिलैरिटी होती है, वो कंपेयर करके बताइए दोनों को. तो ब्लड जो है इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू. वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं दे आर सॉलिड एंड ट्यूबुलर कंडक्टिंग टिश्यू. और ये इनकी डिफरेंस हो गया. सिमिलैरिटी क्या होगी कि दे बोथ हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फॉर देयर, जहाँ भी वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे वो यूजफुल सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट, नेम द टिश्यू विच इज फाउंड इन मसल्स ऑफ लिम्ब्स. अब जो आपके लिम्ब्स होते हैं, लिम्ब्स किसको बोलते हैं? जो हमारी मेन बॉडी होती है ना. जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, मेरी चलो कोई बात नहीं, ये हेड हो गया है ना, ये बॉडी हो गई ऐसे एक रेक्टेंगुलर सा. अब इसके बाद हाथ और पैर निकलते हैं. तो ये जो मेन जो है हेड और जो आपका जो बॉडी है, इसको हम बोलते हैं मेन टॉर्सो. इसको हम बोलते हैं मेन टॉर्सो ऑफ द बॉडी. उसके बाहर जो आपकी चीज़ें निकलती है जैसे हाथ और पैर, जैसे हाथ निकले यहाँ से और पैर निकले यहाँ से, तो हम इनको क्या बोलते हैं? वी कॉल देम अपेंडेजेस. हैव यू हर्ड दिस टर्म? इनको हम बोलते हैं अपेंडेजेस या फिर लिम्ब्स. लिम्ब्स भी बोलते हैं, अपेंडेजेस भी बोलते हैं. तो अब यहाँ पे बोला है कि नेम द टिश्यू विच इज़ फाउंड इन मसल्स ऑफ लिम्ब्स. हमारे जो लिम्ब्स हैं, तब हाथ पैर में जो मसल्स हैं उनके बारे में पूछा है. तो हमारे हाथ पैरों में कौन सी मसल्स होती हैं? वी हैव वॉलंटरी मसल्स या फिर स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू. स्केलेटल मसल, वॉलंटरी मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स, एक ही तरह की मसल के तीन नाम हैं. ठीक है, वॉलंटरी जो है. तो हमारे हाथ पैरों की मसल्स वॉलंटरी हैं, मतलब हमारे हिसाब से काम करते हैं. इनवॉलंटरी का मतलब क्या हो गया? जो कि अपने हिसाब से काम करती हैं. ठीक है, सही बोल रही हूँ ना मैं? ओके. स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा टिश्यू होता है? नर्वस टिश्यू होता है, न्यूरॉन्स. ओके. अब द टिश्यू सिस्टम इन, अब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में हम एंटर कर गए हैं. ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम यहाँ पे. The tissue system in multicellular organisms promotes division of labor. Justify the statement. कि multicellular organism में जो टिश्यू सिस्टम है ये डिवीजन ऑफ लेबर को प्रमोट करता है. तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डिवीजन ऑफ लेबर होता क्या है. डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि काम को डिवाइड करना. कि अब टिश्यू जो है हमारा वो डिफरेंट तरीके के सेल्स भी प्रेजेंट हैं वहाँ पे, और डिफरेंट टिश्यूज़ हैं जो कि एक ऑर्गन बना रहे हैं. तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि हर सेल को एक स्पेसिफिक काम दे दिया गया है कि भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो. तो स्पेशलाइज सेल्स हैं, जैसे कि हमारे जाइलम है, फ्लोएम है, पेरेन्काइम है, कोरेन्काइम है, स्क्लेरेन्काइम है. ह्यूमन बींग्स में बात करें तो लिवर सेल्स अलग होते हैं, स्टमक के गैस्ट्रिक सेल्स अलग होते हैं, उनका काम होता है गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करना. कोई और काम है जो एपिथेलियल सेल्स हैं, उनका काम है प्रोटेक्शन. जो आपके सिलिया होते हैं है ना, उनका काम क्या होता है कि ब्लॉक करना, झाड़ू लगाना, स्वीप करना, ब्लॉक करना, किसी बाहर के पार्टिकल को ना एंटर करने दो. तो हर जो सेल है जब वो टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब एक सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, तो उनके अलग अलग काम डिवाइड हो जाते हैं कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है.
आरबीसीज का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में, CO2 को वापस लेके जाना, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जो यूजफुल केमिकल्स हैं और जो आपके मेटाबोलाइट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, या सॉरी ट्रांसपोर्टेशन का अकेले क्यों बोलूँ मैं, जो मैं कह रही हूँ कि जो डिफरेंट टिश्यूज़ को, डिफरेंट सेल्स को जो डिफरेंट काम असाइन हो जाते हैं, दैट इज़ नोन एज डिविजन ऑफ लेबर। मतलब कि हमने अपना जो काम था उसको डिवाइड कर दिया कि अब आप ये सब थोड़े 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 काम करिए। सिंगल पर्सन कैन नॉट डू एवरीथिंग। तो ऐसे सिंगल सेल जो है वो सारे काम नहीं कर सकता, तो अलग अलग तरीके के सेल्स को हमने स्पेशलाइज करके टिश्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया और फिर उनको काम दे दिए अलग अलग कि अब आप ये काम करिए। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, नेक्स्ट इज ये पढ़ लीजिए, आपको पढ़ना है तो। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स और टिश्यूज। टिश्यूज इन दीज ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट वन पर्टिकुलर फंक्शन and are specialized to perform the same, hence and they do it efficiently. For example, xylem is specialized to conduct water and minerals. नेक्स्ट, नेम द काइंड ऑफ टिश्यूज फाउंड एट द टिप्स ऑफ प्लांट रूट्स। प्लांट्स की रूट्स की टिप्स पे कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? दे आर एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, रूट की टिप पे, शूट की टिप पे, दोनों की टिप पे एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पे क्या प्रेजेंट होता है जो कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है? दैट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम। नेक्स्ट इज लेटरल साइड्स ऑफ स्टेम्स, लेटरल साइड रेडियली ग्रोथ के लिए, रेडियल ग्रोथ के लिए, तो दैट इज लेटरल मेरिस्टम। Next is explain the structure of parenchyma and collenchyma with the help of diagrams. Parenchyma और collenchyma का structure पूछा है, diagram बनाने का बोला है। देखो, parenchyma homogeneous thin walled cells made up of cellulose, कोई deposition नहीं होता है। They have intercellular spaces, large vacuole is also present. They can be of two types, chlorenchyma where chlorophyll is present and erenchyma where a lot of air spaces are present. ठीक है, तो ये आप इसका डायग्राम बना दीजिए, ये हो गया parenchyma। इसके बाद हम बात करें collenchyma की, they are bound by thick walls, their walls are thickened at the corners only, पूरी all round thick नहीं होती है, that is thickened at the corners only by the deposition of pectin। ठीक है, pectin किसमें डिपॉजिटेड है? collenchyma में। जो स्क्लेरेनकाइमा में उसमें लिग्निन डिपॉजिटेड है, और जो कॉक सेल्स होते हैं उनमें सुबेरिन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये collenchyma सेल्स का डायग्राम हो गया। बोथ ऑफ देम आर लिविंग सेल्स, दोनों लिविंग है। collenchyma, parenchyma दोनों लिविंग सेल्स होते हैं। sclerenchyma दे आर डेड टिश्यूज। ठीक है, लिस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। व्हाट विल हैपन इफ द फ्लोएम एट द बेस ऑफ अ ब्रांच इज रिमूव्ड? फ्लोएम की कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? फ्लोएम parenchyma लिविंग, सीव ट्यूब्स लिविंग, कंपेनियन सेल्स लिविंग, फ्लोएम फाइबर्स डेड। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स हो गए। अब अगर हमने किसी, अब देखो बात समझो क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि आपका एक पॉटेड प्लांट है। देखो आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि पॉटेड प्लांट है, उसमें ये लीव्स ग्रो कर रही हैं। ठीक है, उसके हमने रिंगिंग जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, कि यहाँ से हमने फ्लोएम को रिमूव कर दिया तो क्या होगा, क्या हुआ था फ्लोएम को रिमूव करने से? कि नीचे वाला प्लांट का जो पोर्शन था इट श्रिवल्ड एंड डाइड, क्योंकि फ्लोएम जो था वो फूड कंडक्ट कर रहा था। लेकिन अब आपको क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर बेस ऑफ अ ब्रांच इज रिमूव्ड, अब ये नहीं कह रहे कि मेन स्टेम के बेस, ये तो एक छोटा सा पौधा था, इसमें ये एक ही स्टेम था, तो यहाँ से हमने फ्लोएम को रिमूव कर दिया था गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये सब आप पढ़ चुके हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ डिटेल में। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक ब्रांच के बेस से अगर फ्लोएम को रिमूव किया तो क्या होगा? मतलब क्या हुआ कि ये बात कर रहे हैं कि आपके पास एक पेड़ है, ठीक है, उसका ये स्टेम है, अब उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, है ना, और वो ब्रांचेस में सब में क्या है? लीव्स हैं, सब में लीव्स है ना ब्रांचेस में। तो ये कह रहे हैं कि किसी एक ब्रांच से, यहाँ पे कोई एक ब्रांच जो निकल रही है उसके बेस से हमने फ्लोएम रिमूव कर दिया तो क्या होगा? पूरा मेन स्टेम जो है ट्रंक ऑफ द ट्री के बेस से फ्लोएम को रिमूव नहीं किया है, एक ब्रांच के बेस से अगर रिमूव किया है हमने फ्लोएम को तो क्या होगा? तो क्या होगा कि सिर्फ उस ब्रांच का जो लोअर एरिया है उसको फूड नहीं मिलेगा, ट्री को ओवरऑल कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सारी और ब्रांचेस हैं जो कि फूड को नीचे कंडक्ट कर देंगी। ठीक है, तो जो स्टेम है मेन वो फ्लरिश करेगा, ट्री विल ग्रो वेरी हेल्दीली नाइसली।
So if the phloem at the base of a branch is removed, then lower area of that particular branch will not receive food from the leaves, but the plant will not die, as it will continue to receive food from other branches, as food can move in both the directions in phloem. ठीक है, ये थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, नहीं तो बच्चा ना देख छूटते ही बोलता है कि नहीं वो प्लांट मर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क इन ओल्डर स्टेम्स डज नॉट अकर. अगर कॉर्क फॉर्मेशन नहीं होगी स्टेम्स में तो क्या होगा, कॉर्क क्या करता है, इम्पर्वियस है और वो ना रेगुलेट करके रखता है, नहीं तो क्या होगा कि जो ग्रोथ है, टिश्यू की ग्रोथ वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी और जो स्टेम है वो बर्स्ट हो जाएगा. ठीक है, और बर्स्ट होगा तो फिर उसमें एक्सपोज हो जाएगा उसका जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, तो इट विल बी इन्फेक्टेड बाय पैरासाइट्स. देन अगर लिगामेंट्स गेट ओवर स्ट्रेच तो क्या होगा, लिगामेंट्स क्या करते हैं, लिगामेंट्स दो बोन्स को कनेक्ट करते हैं, तो अगर उनमें अगर ओवर स्ट्रेचिंग हो जाएगी तो क्या होगा, दे विल गेट रप्चर्ड, स्प्रेन आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना मोच आ गई, तो स्प्रेन आ जाएगा, इंजरी हो जाएगी. नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन एपिकल मेरिस्टम इज डैमेज्ड इन प्लांट्स. अगर एपिकल मेरिस्टम डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगी, एपेक्स की ग्रोथ रुक जाएगी, टिप्स की ग्रोथ रुक जाएगी, तो ग्रोथ विल बी वेरी मच अफेक्टेड. Why are xylem and phloem called complex tissues? How are they different from one another? Xylem और phloem को complex tissues क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं भाई क्योंकि they are composed of different types of cells. चार तरीके की cells होते हैं दोनों में, इसीलिए उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. भाई जाइलम जो है वो क्या करता है, अभी आपको यहाँ पे पेज नंबर इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको आगे डिफरेंसेस दे रखे हैं. ठीक है, जाइलम फ्लोएम के कि जाइलम फ्लोएम क्या करें, तो मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, वहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट इज गिव द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग. इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में. फर्स्ट इज टिश्यू कंसर्न विद द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल. फूड कौन कंडक्ट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है जो कि फूड मटेरियल को कंडक्ट करता है. ठीक है. नेक्स्ट, टिश्यू केपेबल ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ही होती है. जब हम परमानेंट टिश्यूज में आते हैं तो दे लूज देयर पावर ऑफ डिवीजन. तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, क्योंकि दे आर केपेबल ऑफ सेल डिवीजन. जो स्पेशलाइज सेल होते हैं वो सिर्फ स्पेशलाइज फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, दे लूज देयर पावर ऑफ डिवीजन, डिवाइड नहीं करते वो. मल्टीपल पोर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स. बहुत सारे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में, मोर ऑन द लोअर सरफेस, लेस ऑन द अपर सरफेस, दे आर नोन एज स्टोमा और स्टोमेटा. राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्लड. ब्लड पे शॉर्ट नोट हम कर चुके हैं एक बार, और बाकी आगे दे रखा है उसको देख लीजिएगा. गिव 3 फीचर्स. इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में कभी भी नहीं आते, शॉर्ट नोट कभी भी नहीं आता. ठीक है, 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं लेकिन वो डायरेक्ट आते हैं. गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स की फीचर्स आपसे पूछे हैं, तो पहली चीज़ तो दे आर इनवॉलेंट्री, है ना, हमारी विल के कंट्रोल में नहीं है. अगर कार्डियक मसल्स हमारे हिसाब से कंट्रोल होने लगे फिर तो हम मर जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा, मसल्स काम करना बंद कर देंगे, हम भूल जाएंगे, कहीं इन्वॉल्व हो गए, कोई गेम खेल रहे हैं या मूवी देख रहे हैं या कुछ अपना फेवरेट सीरीज़ देख रहे हैं, तो हमारा हार्ट धड़कना भूल जाएगा, है ना. हम वॉलेंट्री मसल होंगी तो हम उन्हें भूल जाएंगे रेगुलेट करना, सो वी विल डाई. सो दे आर इनवॉलेंट्री. जितने भी इसेंशियल फंक्शंस होते हैं ना बॉडी के, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, कि सबकी मसल्स जो होते हैं ना वो इनवॉलेंट्री, ताकि वो हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, दे शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. कार्डियक मसल्स में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पूरी जिंदगी चलता रहता है. आई वुड से दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि वो सस्टेन करती हैं अपनी पावर को. मैं ये क्वेश्चन क्लास में कई बार पूछती हूँ कि विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स चिल्ड्रन आंसर वो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ही आंसर करते हैं, बट इट इज़ नॉट सो. क्योंकि देखो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आपकी वेट लिफ्टिंग में हेल्प हो रही है, आप पंचिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें हेल्प हो रही है आपकी, तो वो क्या है, दैट इज़ मोमेंट्री. या रेस कर रहा है बंदा, कोई रनर है, रेसर है, एथलीट है, तो वो बहुत जल्दी स्प्रिंट करते हैं या 100 मीटर की रेस विद इन सेकेंड्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो दैट इज़ बिकॉज वो उस समय अपनी मसल्स को पावर देते हैं और उसके बाद उनकी मसल थक जाती है. कंटिन्यूसली वो उस स्पीड पे रन नहीं कर सकते हैं ना, दे विल डाई, एग्जॉस्ट हो जाएंगी मसल्स उनकी. तो मसल जब एग्जॉस्ट हो जाती है तब क्या होता है, दे स्टार्ट ब्रीदिंग एनारोबिकली, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, और फिर क्या होता है, मैं क्या होता है आपको सो इस सब में पढ़ा चुकी, जब मसल्स पढ़ाई थी ना, कि जिसको हम कहते हैं कि
एक स्पैज्म आ जाता है, मस्कुलर स्पैज्म। ठीक है, चलो मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। मैं अभी क्या कह रही थी कि हमारी जो कार्डियक मसल्स है वो सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि स्ट्रांग का मतलब ये है कि आप सेम आउटपुट देते रहिए ओवर लॉन्ग टाइम। ये नहीं कि आपने 1 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए तो पूरी जान लगा दी, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा आपके पास, तो वो नहीं। सस्टेनेबल ग्रोथ, ऐसी आपकी जो ग्रोथ है, जो स्टडीज़ हैं आपकी, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक रेगुलर मोड में स्टडी करें, रेगुलर मोड में अपने आप को इम्प्रूव करें, हेल्थ को भी, स्टडीज़ को भी, जो भी वर्क करें इट शुड बी रेगुलरिटी ज़रूरी है, क्योंकि इट विल प्रोवाइड यू सस्टेनेबिलिटी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभी एक टेस्ट में तो हमने जान लगा दी, 20/20 आ गया, उसके बाद एग्जाम में तो कुछ और ही हो गया। योर ग्रोथ शुड बी सस्टेनेबल, मतलब रेगुलरली आप पढ़ाई करिए ताकि आपके दिमाग में नॉलेज जो है वो रिटेन हो, और इट विल नेवर गो वेस्ट, कहीं ना कहीं वो काम आती है। चलिए ठीक है। बच्चे को, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अरे ये इस क्लास का सिलेबस है, क्लास तो हमने पास कर लिया, अब क्या ज़रूरत है उसको याद रखने की, रिटेन करने की। लेकिन ऐसा नहीं है, नॉलेज नेवर गोज वेस्ट, इस लाइन को ध्यान रखना। ओके, और क्या चीज़ है कि उनके सेल्स जो होते हैं दे आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। ये किसके सेल्स की बात करें? कार्डियक मसल्स के। नेक्स्ट, अब आपके 4 मार्क्स क्वेश्चंस आ गए। 4 मार्क्स क्वेश्चंस एज सच बोर्ड में नहीं आते हैं, लेकिन इनके जो, एक तो रिवीजन के लिए ज़रूरी है, दूसरी चीज़ ये है कि इनमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक एक नंबर में आ सकते हैं या 2 मार्क्स में आ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसीलिए कॉन्सेप्चुअल बेसिस, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए या कॉन्सेप्चुअल बेसिस लेके मैं ये चीज़ करा रही हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले नहीं आएंगे, ठीक है। 5 मार्क्स के 5 मार्क्स के आते हैं, जिनके कि एक एक पार्ट होते हैं। तो बेसिकली आपके जो बोर्ड का जो पेपर होता है वो बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी होती है उसमें। लेकिन ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं कि एमसीक्यूज आते हैं टिक कर दो, 1 और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको थ्योरी लिखनी होती है। ओके, रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स पूछा है आपसे। तो रोल ऑफ एपिडर्मिस क्या है? इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी, एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू बाय कवरिंग द प्लांट बॉडी, प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम अटैक ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, मतलब प्रोटेक्शन दे रही है। गैसेस एक्सचेंज करा रही है, ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू, एंड क्यूटिकल ऑल्सो चेक्स एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। नेक्स्ट, गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द फॉलोइंग। द कैटेगरी ऑफ प्लांट टिश्यूज दैट हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। ऐसे कौन से टिश्यूज हैं जो दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू मल्टीप्लाई? उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम परमानेंट टिश्यूज। फिर दे आर ऑफ फर्दर 2 टाइप्स, 2 तरह के होते हैं। कैसे? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हो गए पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में हो गए जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट, द काइंड ऑफ प्लांट सेल्स विथ थिन वॉल्स एंड यूजुअली सिंगल लार्ज वैक्यूल्स, ये हो गए आपके पैरेन्काइमा। ठीक है, जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज 3 तरह के हो गए ना, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उसमें पैरेन्काइमा इज द फर्स्ट वन। ये भी 2 तरह के हो सकते हैं, क्लोरेन्काइमा जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, या फिर एरेन्काइमा जहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर स्पेसेस प्रेजेंट हो। नेक्स्ट, इलोंगेटेड सेल्स विच आर थिकन एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स में जो थिकनिंग प्रेजेंट होती है दैट इज ओनली इन द कॉलेन्काइमा। ठीक है, और किसकी वजह से है? पेक्टिन की वजह से। The 2 types of tissues which provide the upward movement of water and dissolved materials from the roots to other parts of the body, that is upward movement of water and dissolved minerals. 2 tissues कौन से हैं जो कि ये प्रोवाइड करें? जाइलम के 2 tissues हैं, जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ये मैंने आपको करवाया नहीं था ना कि आगे दे रखा है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बीच में डिफरेंस दे रखे हैं। सिंपल है मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स विच लुक लाइक ईच अदर, जबकि कॉम्प्लेक्स में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया जाइलम। जाइलम में क्या क्या होता है? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स। नेक्स्ट, इसकी एग्जाम्पल दे रखे हैं सिंपल के पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जबकि कॉम्प्लेक्स में हो गए जाइलम एंड फ्लोएम। जो सिंपल टिश्यूज होते हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जबकि ये जो है हमारे स्पेशलाइज वैस्कुलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर रीजन क्या होता है मैं अभी बताती हूँ। देन दीज परफॉर्म, सिंपल टिश्यूज परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ फंक्शन, जबकि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ही स्पेशलाइज हुए हैं, तो दे विल परफॉर्म दैट स्पेसिफिक फंक्शन ओनली। आपसे बोला वेस्कुलर रीजन। वेस्कुलर रीजन क्या होता है? आप किसी भी
स्टेम का या ब्रांच का अगर टीएस लेंगे या लीफ का भी, तो आपको ये अपना टीएस लिया मतलब ट्रांसफर सेक्शन कट किया तो सर्कल जो नज़र आएगा वहाँ पे ना इस तरीके के आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, जैसे सीड होते हैं ना आपके लेमन के सीड्स होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर नोन एज वैस्कुलर बंडल्स और इनको हम कलेक्टिवली वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर हमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं और कैम्बियम भी होता है, ठीक है। तो ये जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, हमारे फूड और मिनरल्स को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, फूड को, वाटर को, मिनरल्स को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो वैस्कुलर टिश्यू हैं दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग इन डाइकोट प्लांट्स। ये डाइकोट और मोनोकोट के डिफरेंस में आपने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना। और मोनोकोट में क्या होता है, दे आर स्कैटर्ड। मोनोकोट में कहीं भी प्रेजेंट होते हैं, ये कोई इनका वो नहीं होता, पैटर्न नहीं होता है ना। मोनोकॉट में द वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, ठीक है, और डाइकॉट्स में दे आर रेडियली अरेंज्ड। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज के डिफरेंस हम कर चुके हैं। पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये मैंने आपको अभी बताया था ना कि आगे दे रखा है, अब ये देखते हैं। देखो, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में सेल वॉल प्राइमरी होती है, दोनों में, फर्स्ट पैरेन्काइमा और कोरेन्काइमा में, और स्क्लेरेन में सेकेंडरी होती है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ से बनती है। नेक्स्ट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ वेरी लेस सेलुलोज। सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज से तो सबकी सेल वॉल बनी है, लेकिन कोलेनकाइमा में सेलुलोज के ऊपर पेक्टिन की एक लेयर आ जाती है विच इज थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स, और यहाँ पे लिग्निन की लेयर आ जाती है जो कि यूनिफॉर्मली पूरे सेल को कवर कर रही है, ठीक है। ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या किसी के भी डिफरेंस जब आते हैं ना, तो ये डिफरेंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम पर्टिकुलर क्राइटेरिया। जैसे कि आपको पूछेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल या ऑन द बेसिस ऑफ द थिकनिंग्स प्रेजेंट ऑन द सेल वॉल, तब आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे। अगर अगर वो आपसे पूछेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, तब आप ये लिखेंगे कि पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमा लिविंग होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा डेड होते हैं। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थ्री ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस, तो फिर आप फंक्शन लिख देंगे कि पैरेन्काइमा प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू सॉफ्ट ऑर्गन्स, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कोलेनकाइमा का काम हो गया। और जो ये है हमारा स्क्लेरेन्काइमा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। पैरेन्काइमा के सेल्स आइसोडायमेट्रिक होते हैं, मतलब चारों तरफ से एक से होते हैं। कोलेनकाइमा के इलोंगेटेड होते हैं, और इनके जो होते हैं स्क्लेरेन्काइमा के स्पिंडल शेप्ड नैरो फाइब्रस सेल्स होते हैं। ओके, नेम द काइंड ऑफ एनिमल टिश्यू in which cells are flat, cuboidal और columnar forming a protective layer। फ्लैट होंगे, क्यूबॉइडल होंगे या कॉलमनर होंगे, लेकिन प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करें, ये आपको उन्होंने एक हिंट दे दी। तो प्रोटेक्टिव लेयर क्या हो जाएगी, एपिथेलियल टिश्यू जो है उसमें होंगे। नेक्स्ट, सेल्स प्रोड्यूस एंड पोर आउट केमिकल सब्सटेंसेस, तो सिक्रीटरी टिश्यू हो गया है ना, सिक्रीशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया सेल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, तो ये मस्कुलर टिश्यू हो गया आपका। और इम्पल्स जो कंडक्ट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, नर्व सेल्स या नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, ऑल्सो मेंशन वेयर कैन यू फाइंड देम इन अ बॉडी। आइडेंटिफाई करिए इन सेल्स को, ये बताइए बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं, जो हमारी कार्टिलेज होती है उसके जो सेल्स होते हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। बोन सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, तो इनको बोलते हैं जो कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। सो दे आर प्रेजेंट द कार्टिलेज सेल्स, दे आर प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज, पिन ऑफ ईयर, जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रे, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रे होते हैं उनके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं ताकि वो एक दूसरे से टकराएं तो फ्रिक्शन ना हो, घिसे ना आपकी बोन। और जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उनके बीच में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, अगर कार्टिलेज हट जाएगी तो बोन्स में आपस में फ्रिक्शन होगा, बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर। नेक्स्ट इज एक्सॉन। एक्सॉन आपको पता है, एक डेंड्रॉन जो बहुत लंबा हो जाता है, जो साइटोन से निकलता है, दैट इज एक्सॉन, एंड इट कंडक्ट्स द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द साइटोन। सो इट इज द लॉन्गेस्ट आउटग्रोथ ऑफ अ न्यूरॉन, इट कंडक्ट्स द इम्पल्स अवे फ्रॉम द साइटोन और द सेल बॉडी। नेक्स्ट, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या है, दे कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स जिसमें कि सिलिया प्रेजेंट होती है उसको हम सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है, फॉरेन पार्टिकल्स को ब्लॉक करती है, स्वीपिंग मोशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज
क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल है ना, तो क्यूब होंगे सेल्स की शेप, दे आर फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एटसेट्रा. नेम द टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ अ माउथ. मैंने आपको बोला इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा. एक या दो क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके की, जरूर याद करिएगा. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हो गई जो कि हमारी माउथ की इनर लाइनिंग में होती है. देन टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, MTB, आपका मसल टू बोन क्या हो गया, टेंडन हो गया. नेक्स्ट इज टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट CO2 एंड O2 इन एनिमल्स. कार्बन डाइऑक्साइड और O2 और ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा ब्लड है, दैट ट्रांसपोर्ट्स बोथ CO2 एंड O2 एंड वेरियस अदर सब्सटेंसेज आल्सो. नेक्स्ट, टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन अ बॉडी. फैट कौन स्टोर करता है, एडिपोज टिश्यू. ठीक है, पैकिंग टिश्यू नहीं है ये, एडिपोज टिश्यू की बात करें. नेक्स्ट क्या हो गया आपका, कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, दैट इज ब्लड भी हो सकता है, आप लिम्फ भी बोल सकते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, आगे पूछा था ना, उसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, ब्लड एंड लिम्फ. ब्लड अकर्स इन ब्लड वेसल्स, लिम्फ फ्लोज इन लिम्फ वेसल्स. एंड बॉडी टिश्यूज के बाहर भी होता है कई बार. अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे लिम्फ जरूर प्रेजेंट होता है, क्योंकि WBCs होती है लिम्फ के अंदर, दे फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. नेक्स्ट, तभी हमारे जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं ना, उनमें स्वेलिंग आ जाती है अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो, बिकॉज वहाँ पे लड़ाई चल रही थी WBCs और फॉरेन इन्फेक्शन के बीच में. ब्लड इज अ रेड वेस्कुलर टिश्यू, जबकि लिम्फ जो है वो वाइटिश होता है या कलरलेस होता है. हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसीज, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है. ब्लड इज फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स. मतलब आरबीसीज हैं, WBCs एंड प्लेटलेट्स हैं, यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स होते हैं, दैट इज WBCs. its functions include transport of materials, defense, blood clotting etc. जबकि इसका जो function है basically fighting against prevention of infections and fighting against foreign infections, and it also acts as an intermediary between blood and the tissues. Next, differentiate between various types of muscular tissues, draw appropriate diagram. ये भी question कर लीजिएगा अच्छे से. ये question as such पूरा नहीं आएगा, लेकिन इसके short questions बहुत सारे बन सकते हैं. ये बहुत अच्छा है याद करने के लिए आपके लिए. अब देखो, मूवमेंट के बेसिस पे आपको क्या देंगे, मूवमेंट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करिए. डिफरेंशिएट बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ देयर सेल्स, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट. तो ये सब आपको यहाँ पे मिल गए हैं, इसको ढंग से लर्न कर लीजिएगा. फर्स्ट इज मूवमेंट के बेसिस पे, तो स्ट्रेटेड मसल्स हमारी, स्ट्राइप्ड मसल्स वॉलंटरी मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स वो इनवॉलंटरी होती हैं, कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी. शेप ऑफ सेल्स, दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच, जबकि ये हमारी स्पिंडल शेप्ड होती हैं. स्मूथ सेल्स, स्मूथ मसल्स की स्पिंडल शेप्ड होती हैं, और ये जो है सिलेंड्रिकल है कार्डियक मसल की सेल्स, लेकिन ब्रांच्ड हैं. अब यहाँ पे न्यूक्लियस भी आप यहीं पे चलिए खैर आगे न्यूक्लियस प्रेजेंस वहाँ बता रहे हैं. माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या है कि दे हैव ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट. स्ट्राइप्ड मसल्स इसीलिए बोलते हैं इनको स्ट्रेटेड मसल्स. इनमें स्मूथ मसल्स में कोई ऐसा बैंड नहीं होता है, और कार्डिक मसल्स में भी नो सच बैंड इज प्रेजेंट. इसके बाद न्यूक्लियस के बेसिस पे, तो जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स हैं दे आर मल्टी न्यूक्लिएट, बाकी दोनों यूनी न्यूक्लिएट होती हैं. लोकेशन, जो वॉलेंट्री मसल्स हैं लिम्ब्स में प्रेजेंट है, मतलब कि अभी लिम्ब का मतलब बताया था मैंने कि हैंड्स एंड लेग्स. और जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं ये ऐसे ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं जो कि हमारे बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, कि अगर हम कोई काम करना भूल जाएं तो वो ऑर्गन्स अपने आप अपना काम करते रहें. अगर उनको हमको इंस्ट्रक्शन देना भूल जाए, तो जैसे कि आपके एलिमेंट्री कैनाल, आयरस ऑफ द आई, यूट्रस, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, यहाँ पे सारे ये स्पिंडल शेप मसल्स आपकी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द स्मूथ मसल्स और द इनवॉलंटरी मसल्स. देन हार्ट में कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब आ गए आपके 5 मार्क्स क्वेश्चंस. लिस्ट द 5 फंक्शंस, यानी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेन्काइमा. कोई भी आप 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए. पैरेन्काइमा के सेल्स लिविंग होते हैं, दे पोजेस पावर ऑफ डिविजन, they are loosely packed with large intercellular spaces, it is found in soft parts of plants such as cortex of roots, ground tissue, mesophyll cells, serves as a packing tissue. शेप, प्लांट की शेप मेंटेन करने के लिए जहाँ पे कुछ नहीं मिलता वहाँ पैरेन्काइमा भर दो. स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज टैनिन्स, गम्स एंड क्रिस्टल्स एटसेट्रा. नर्व सेल का डायग्राम बनाइए और उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करिए. तो उसमें एक सेल बॉडी होती है साइटोन, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है. फिर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स. ब्रांचिंग होती है उनकी, डेंड्राइट्स बन जाते हैं. एक डेंड्रॉन सबसे बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन. एक्सॉन की चारों ओर एक शीथ होती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कंडक्ट करने में बहुत हेल्प करती है. और ये बीच बीच में इसमें
गैप्स होते हैं, जो गैप्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ये रैनवियर है, ठीक है, रणवीर नहीं है, RANVIER, रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर। द माइलिन शीथ इज कवर्ड बाय न्यूरिलेमा, जो माइलिन शीथ की जो कवरिंग है, मतलब जो नर्व सेल्स की जो कवरिंग है, उसको हम बोलते हैं न्यूरिलेमा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम आप कर लीजिएगा, आपने डायग्राम नर्व सेल्स का किया होगा, इसको ढंग से कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2 नंबर में बनाने को आ जाता है, लेबलिंग भी आ सकती है, बनाने को भी आ सकता है, तो इसको ढंग से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे आपके लास्ट जो कैटेगरी है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसमें क्या दे रखा है कि एक फिगर दे रखी है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो अब ये फिगर आपको देख के समझ में आ गया कि कौन सा टिश्यू है, प्लांट टिश्यू, और ये क्या है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू है। नाउ इन्फर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दीज सेल्स। अब कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टिश्यू। तो ये पैरेनकाइमेटिक टिश्यू है, क्यों, क्योंकि इसके बड़े बड़े सेल्स हैं जिनमें आपस में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है और इसकी वॉल्स में कोई थिकनिंग नहीं है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज पैरेनकाइमेटिक टिश्यू। अच्छा अब आप ये पूछ सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ सकते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि एनिमल टिश्यू है कि प्लांट टिश्यू है। तो देखो यहाँ पे ये ना, ये जो है ये वैक्यूल है बड़े बड़े, तो ये क्या है, प्लांट टिश्यू है। एनिमल टिश्यू में कभी भी इतने बड़े बड़े वैक्यूल नहीं हो, सो दिस इज अ प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में भी पैरेनकाइमा है, क्योंकि डायग्राम तो उसी का है ना जो आपने पढ़े हुए हैं टिश्यू, कहीं अलग से तो दे नहीं देंगे। तो आपका पैरेनकाइमेटिक्स सेल्स का डायग्राम है, पैरेनकाइमा टिश्यू का डायग्राम है। नेक्स्ट क्या है, इन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज सेल्स। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, दे कंसिडर थिन वॉल्ड अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर लूजली पैक्ड, दे हैव सिंपल इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। सजेस्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द प्लांट जहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। तो ये पूरे प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं, कोई 2 लिख रहे हैं तो आप रूट और स्टेम सेफ साइड सेफ रहिए ऐसे लिख दीजिए। अब दूसरा डायग्राम है आइडेंटिफाई द टिश्यू। अब यहाँ पे देखो इस टिश्यू में क्या है, आपको दिख रहा है ये एक पर्टिकुलर सेल है। मैं रेड से ना पूरी आउटलाइन बना रही हूँ ताकि फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्यों करूँ। ये पूरा एक सेल है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे इसकी वॉल में थिकनिंग, ये इसकी वॉल की थिकनिंग्स हैं, मतलब ये वॉल पूरी मोटी है, इतनी है अंदर और बाहर से, और उसके बीच में गैप्स हैं। तो यहाँ पे सेल वॉल में गैप्स होते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस के लिए। तो ये ऐसा सेल है जिसकी सेल वॉल जो है वो ऑल राउंड थिकेंड है। तो ये हमारा कौन सा सेल हो जाएगा, तो कौन सा टिश्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। तो ये टिश्यू क्या हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गया, क्योंकि ऑल राउंड थिकेंड है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफाई एनी पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर सच सेल्स आर प्रेजेंट। तो ये कहाँ पे होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स में होते हैं, वेन्स में होते हैं, जहाँ पे कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा 2 ही क्वेश्चन है इसके, ठीक है, हो गए। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्पिंडल शेप्ड मसल सेल दे रखे हैं, ये हमारी कौन सी मसल्स होती हैं, ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जिनको हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स के स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं, यूनिन्यूक्लियर। देखो ये एक सेल है, आपको अगर रेड से बनाती हूँ, ये ना एक सेल है, देखो ये ऐसा, ऐसे सेल होते हैं ये स्पिंडल शेप्ड, और यहाँ पे सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। देखो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल हो गया, दिख रहे हैं आपको, ये अलग अलग सेल है। इन केस यू आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट, ये एक सेल हो गया, हाँ ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये हो गया। तो ये स्पिंडल मसल्स है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज शोन इन द फिगर। एक आपको जो स्मूथ मसल्स है उसका एक फ्रेगमेंट दिखाया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू। तो स्मूथ मसल का फंक्शन क्या है, स्मूथ फिगर शो स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स फैसिलिटेट द मूवमेंट इन इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, मतलब जिनका की फंक्शनिंग हमारे विल के कंट्रोल के अंदर नहीं है। नेम सम ऑर्गन्स वेयर दिस टिश्यू इज लोकेटेड, लोकेशन पूछिए तो इंटेस्टाइन, स्टमक एटसेट्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आइडेंटिफाई डायग्राम्स ए एंड बी। अब ए जो है आपको नजर आ रहा है ब्रांचिंग है, तो कार्डियक टिश्यू हो गया, कार्डियक मसल हो गया, और बी जो है सिंपल, इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं, तो ये क्या हो गया, आपकी इनवॉलेंट्री मसल सेल हो गया। अब ए बी सी डी को मार्क कर लीजिए, लेबल ए बी सी। ए क्या हो जाएगा आपका, ए में देखो यहाँ पे ना ये रखा है इंटर होते हैं, जो कि ना ये सिर्फ इंटर कैलेटेड डिस्क है, ये सिर्फ ना कार्डियक मसल्स में ही प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या काम करती हैं,
जब हमारी हार्ट बीट आती है तो उसको एनहांस करके प्रेजेंट करती है, मतलब एम्पलीफाई करने का काम करती है। आपने देखा ना, सारा साउंड सिस्टम में एम्पलीफायर लगा होता है एक, वो एम्पलीफाई करता है, या सिग्नल्स या आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन होगा या केबल कनेक्शन, उसमें एम्पलीफायर यूज़ होता है। एम्पलीफायर क्या कहते हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, उसको उसकी पोटेंसी बढ़ा देता है। तो ऐसे ये जो मसल्स हैं ये क्या करती हैं कि इसमें जो इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये जो हार्ट का जो बीट है, हार्ट बीट जो होती है, उसको उस वाइब्रेशन की स्ट्रेंथ को एनहांस करती हैं, इंक्रीज करती हैं, एम्पलीफाई करती हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देती हैं। इसलिए हमें वाइब्रेशन फील होती है, हार्ट बीट फील होती है, पल्स में आपको फील होती है ना, लब डब लब डब, बिकॉज ऑफ दीज special intercalated discs which are present in the cardiac muscles, which are exclusively present in the heart. अच्छा, ABC को लेबल करना है। B क्या है? B आपका देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये लाइट बैंड है, ये वॉलंटरी मसल्स हैं, इनमें लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, स्ट्रिएशंस होती है ना। और C जो है वो क्या है? डार्क बैंड है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं अब क्या दे रखा है। लेबल ABC, ये हमने पहले ही लेबल कर दिया है। विच वन ऑफ देम एक्ट्स एज इम्पल्स बूस्टर, इम्पल्स बूस्टर की तरह कौन एक्ट करता है, मैंने आपको भी बताया। जो A है वो कार्डियक मसल, जो सॉरी आइडेंटिफाई डायग्राम A एंड B हमने कर दिया, कार्डियक मसल फाइबर, स्केलेटल और स्ट्रेटेड मसल फाइबर। फिर सेकेंड वाले में था ABC हमने पहले ही लेबलिंग कर दी। थर्ड में पूछा है इम्पल्स बूस्टर, तो इंटरकैलेटेड डिस्क जो है हमारी, ये जो है दे एक्ट एज इम्पल्स बूस्टर, बूस्ट करती हैं सिग्नल को। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ देम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, तो हमारी जो स्केलेटल और स्ट्रिएटेड मसल्स हैं ये वाली जो हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, ठीक है, ये वाली जो मसल्स हैं। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, चैप्टर ढंग से रिवाइज हो गया होगा, है ना। आप इसको और पढ़ लीजिए और फिर कोई डाउट हो तो बताइएगा, एंड डू लेट मी नो कि उसमें और मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूं, क्योंकि मेरे हिसाब से जितने मैंने क्वेश्चंस लिए हैं दे आर सफिशिएंट। क्वेश्चंस को ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके साथ थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू। डिटेल में आपको चैप्टर पढ़ना है तो आपको ऐप पे पूरा कोर्स मिल जाएगा, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ पेड। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, वो पुराने वाले वीडियो जो देखते हैं उनमें मैंने बोला है कि फ्री है। हाँ, इट वॉज फ्री देन, तब फ्री था वो 1 साल पहले। नाउ इट इज़ पेड कंटेंट, क्योंकि इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ना आप अकेले नहीं कर पाते, यू नीड टू एम्प्लॉय पीपल एंड यू नीड टू पे देम ऑब्वियसली, सो दैट इज़ वाई सर्कुलेशन चलते रहना चाहिए, बट कॉस्ट इज़ रियली वेरी वेरी लेस। ओके, सो टेक केयर एंड डू लेट मी नो इफ यू फेस एनी इश्यूज। ओके।